दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि की, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में। दोस्तों, आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 15। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने 14 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मॉक टेस्ट पर दोस्तों विशेष आप ध्यान दें। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है, और आप साथ ही साथ इनके आंसर करते हुए चलें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन था। तो ऑप्शन देखिए, कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो पहला स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, बात करें दोस्तों इसके गठन की, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए गठन की बात करें तो गठन कब हुआ था, मैंने आपको कई बार बता रखा है। राधाकृष्णन आयोग का गठन जो है कब हुआ? 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को दोस्तों गठन हुआ किसका? राधाकृष्णन आयोग का। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, साथ ही साथ बात करें सचिव की, आपको सचिव पूछा जा सकता है। राधाकृष्णन आयोग के सचिव कौन थे? ठीक है, तो बात करें सचिव की, तो सचिव थे दोस्तों निर्मल कुमार। ठीक है, नाम याद रखेंगे, निर्मल कुमार। ठीक है, निर्मल कुमार। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है राधाकृष्णन आयोग से, तो राधाकृष्णन आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिपोर्ट कब सौंपी? 25 अगस्त 1949। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। देखिए, रिपोर्ट कब सौंपी अगर पूछा जाता है, ठीक है, रिपोर्ट कब सौंपी भारत सरकार को? तो रिपोर्ट सौंपी 25 अगस्त। ठीक है, ये डेट आप जरूर याद रखें। ठीक है, यहाँ से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, बात करें राधाकृष्णन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो राधाकृष्णन आयोग में दोस्तों कुल 10 सदस्य थे इसमें। ठीक है, मैंने आपको 10 सदस्यों के नाम जो हैं अच्छे से बताए हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों इसके शिक्षण कार्य की, तो साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक साल में जो है राधाकृष्णन आयोग ने कार्य दिवसों की संख्या कितनी बताई है। ठीक है, और विश्वविद्यालयों की संख्या, यानी कि विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, महाविद्यालयों में कितनी होनी चाहिए, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका आंसर भी मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 सदस्य थे। ठीक है, देखिए राधाकृष्णन आयोग को ही हम क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, एक ही बात है। तो कभी आपका नाम से आपको वो नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो राधाकृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 10 सदस्य थे इसमें। इनके नाम मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, इनको आप याद रखेंगे। वहां से भी आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गठन की बात है, ऊपर मैंने आपको बताया राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ। तो राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर, यानी कि 1948। 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया है, अब आपको ये याद हो चुका होगा। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ 4 नवंबर 1948 को। इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? 25 अगस्त 1949 को सौंपी। ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राधाकृष्णन आयोग ने एक साल में कितने कार्य दिवसों की अनुशंसा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि राधाकृष्णन आयोग ने एक साल में कितने कार्य दिवसों की बात की है। तो ऑप्शन देखिए, 160 दिन, 180 दिन, 200 दिन, या फिर 220 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? राइट आंसर हो जाएगा 180 दिन। ठीक है, क्लियर है? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 180 दिन जो है दोस्तों एक साल में स्कूल खुलना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए क्लास में। ठीक है, सिर्फ जो है यहाँ पर आपको याद रखना है परीक्षाओं को छोड़कर। तो ये 180 दिन जो है परीक्षाओं को छोड़कर आपको याद रखना है। ठीक है,
ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर 180 दिन याद रखेंगे। राधाकृष्णन आयोग ने एक साल में कितने कार्य दिवसों की अनुशंसा की है? 180 दिन परीक्षाओं को छोड़कर। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार महाविद्यालयों में अधिकतम छात्र संख्या होनी चाहिए। मैंने दो चीज बताई आपको। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार दो फैक्ट याद रखेंगे, महाविद्यालयों में अधिकतम छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों में अधिकतम छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? महाविद्यालयों में दोस्तों अधिकतम छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए राधाकृष्णन आयोग के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1500। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर महाविद्यालयों की बात करें तो महाविद्यालयों में 1500, और विश्वविद्यालयों की अगर आपको विश्वविद्यालयों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि राधाकृष्णन आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में अधिकतम छात्र संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3000। ठीक है, 3000 विश्वविद्यालयों में और 1500 महाविद्यालयों में। ठीक है, दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राधाकृष्णन आयोग के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक है, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं हम राधाकृष्णन आयोग को। ठीक है, इसका गठन 4 नवंबर 1939 को हुआ। यह भारत का पहला जो है, स्वतंत्र भारत का पहला जो है क्या था? शिक्षा आयोग था। अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सचिव कौन थे? निर्मल कुमार। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राधाकृष्णन आयोग के अनुसार जो है शिक्षण कार्य जो है एक सप्ताह में कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए शिक्षण कार्य की बात करें, देखिए शिक्षण कार्य, ठीक है, तो शिक्षण कार्य जो है कितना होना चाहिए एक सप्ताह में, ये याद रखें। सप्ताह में कितना होना चाहिए शिक्षण कार्य? 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये किसके अनुसार है? राधाकृष्णन आयोग के अनुसार है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी मैंने आपको कार्य दिवस की बात की, तो एक साल में कार्य दिवस कितने होने चाहिए? तो 180 दिन होने चाहिए परीक्षाओं को छोड़ के। ठीक, बात करें दोस्तों सुझावों की, तो राधाकृष्णन आयोग ने कई प्रकार के सुझाव दिए, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। देखिए, राधाकृष्णन आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की। साथ ही साथ दोस्तों जो सायंकालीन कक्षाएं होती हैं, जो इवनिंग क्लासेज होती हैं, इसका सुझाव किसने दिया? इसका सुझाव भी राधाकृष्णन आयोग ने दिया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको राधाकृष्णन आयोग से याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। तो इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? ये भी मैंने आपको बताया है कई बार। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए 15 अगस्त 1953। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन, देखिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1953। ठीक है, 29 अगस्त 1953 को दोस्तों मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मुदालियर आयोग की बात करें तो यहां से मैंने आपको सारे फैक्ट बताए। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? तो बात करें गठन की, तो गठन भी पूछा जा सकता है आपको। गठन कब हुआ मुदालियर आयोग का? 23 सितंबर 1952 को जो है गठन हुआ दोस्तों मुदालियर आयोग का। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे मुदालियर आयोग के? अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, उस समय ये कौन थे? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैंने आपको बता दिया 29 अगस्त 1953 को। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इंपॉर्टेंट। देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, तो मुदालियर आयोग ने दोस्तों माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा? ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा को जो है 2 भागों में बांटा। ठीक है, ये 2 भाग कौन कौन से थे आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, पहला था 3 वर्षीय माध्यमिक। ठीक है, पहला क्या था? 3 वर्षीय, ठीक है, 3 वर्षीय माध्यमिक। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं माध्यमिक। ठीक है, दूसरा था आपका 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। ठीक है, 4
4 वर्षीय उच्च माध्यमिक, ठीक है, 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। ठीक, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा। पहला 3 वर्षीय माध्यमिक, दूसरा 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। देखिए, जो 3 वर्षीय माध्यमिक है इसमें कौन से क्लास आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी 6th, 7th और 8th क्लास, ठीक है। और 4 वर्षीय जो उच्च माध्यमिक है इसमें कौन सी क्लास आ जाएंगी? 8th के बाद जो है आपका 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है। ये 4 क्लासेस इसमें आ जाएंगी और 3 क्लासें आपके 3 वर्षीय माध्यमिक में आ जाएंगी। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा। पहला 3 वर्षीय माध्यमिक जिसमें आपकी क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th, और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक जिसमें आपका 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है मुदालियर आयोग से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कार्य दिवसों की बात हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कई प्रकार के सुझाव दिए थे मुदालियर आयोग ने, जैसे बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था, ठीक है, प्रांतों में तकनीकी बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो कई प्रकार के सुझाव दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और गठन से संबंधित अध्यक्ष, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, गठन कब हुआ, ठीक है, सारी चीजें याद रखनी है। और इसी माध्यमिक शिक्षा आयोग को दोस्तों क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग को क्या कहा जाता है? शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ठीक है, शिक्षकों के लिए, ठीक है, शिक्षकों के लिए बाइबिल, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षकों के लिए बाइबिल किस आयोग को कहा जाता है? तो मुदालियर आयोग का कहा जाता है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शिक्षकों के लिए बाइबिल किस आयोग को कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको, तो किसको कहते हैं? तो राइट 7 का राइट क्या हो जाएगा? मुदालियर आयोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मुदालियर आयोग से एक फैक्ट और जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। मैंने आपको बताया मुदालियर आयोग जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 23 सितंबर 1952 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, और उस समय वो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? रिपोर्ट की 29 अगस्त 1953 में, ठीक है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा, ये पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया? तो ये भी मुदालियर आयोग ने दिया, ठीक है। प्रांतों में तकनीकी बोर्ड, ठीक है, प्रांतों में तकनीकी बोर्ड, ठीक है, प्रांतों में तकनीकी बोर्ड की स्थापना का सुझाव किसने दिया? ये भी मुदालियर आयोग ने दिया, याद रखेंगे। साथ ही साथ आपने याद रखना है मुदालियर आयोग ने एक साल में कार्य दिवसों की संख्या कितनी बताई है? कितने कार्य दिवस होने चाहिए एक साल में अकॉर्डिंग टू मुदालियर आयोग? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 200 दिन, ठीक है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा राधाकृष्णन आयोग के अनुसार कितना था? 180 दिन था। तो मुदालियर आयोग के अनुसार कितना है? 200 दिन, ठीक है, परीक्षाओं को छोड़ के, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है प्री प्राइमरी शिक्षा का सुझाव किस आयोग ने दिया? ठीक है, प्री प्राइमरी शिक्षा का सुझाव किस आयोग ने दिया? ऑप्शन देखिए, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, कोठारी आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का प्री प्राइमरी शिक्षा का सुझाव किसने दिया? प्री प्राइमरी यानी कि जो बच्चे 1 से 3 वर्ष तक के होते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी, तो इनका सुझाव जो है, इनकी शिक्षा का सुझाव जो है किस आयोग ने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग, ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्री प्राइमरी शिक्षा का सुझाव किस आयोग ने दिया? कोठारी आयोग ने, ठीक है। बात करें दोस्तों कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग से आपको मैंने पहले भी कई जो है क्वेश्चन इससे बताए हैं। कोठारी आयोग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपने सारे याद रखने, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कोठारी आयोग जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, सीधे आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग,
ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो या फिर कोठारी आयोग हो, एक ही बात है। तो कभी कभी नाम से आपको जो है कंफ्यूज किया जा सकता है, तो याद रखेंगे कोठारी आयोग को ही क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। ठीक है। बात करें दोस्तों कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। तो गठन कब हुआ मैंने आपको बता रखा है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई कब हुआ, 1964 में। ठीक है, 14 जुलाई 1964 को जो है कोठारी आयोग का गठन हुआ। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे कोठारी आयोग के, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे डीएस कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब सौंपी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी, तो याद रखेंगे 29 जून 1966। ठीक है, 66। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और गठन कब हुआ। ठीक है, दोनों चीज याद रखनी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो 17 थे, यानी कि 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में, जिसमें 11 क्या थे, इसमें 11 भारतीय थे। ठीक है, और इसमें बाकी जो बच गए आपके वो कौन थे, विदेशी, यानी कि 6 इसमें विदेशी थे। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। क्लियर हो गया। तो कुल कितने सदस्य थे कोठारी आयोग में, 17 सदस्य थे। ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कोठारी आयोग से कि कोठारी आयोग का जो शीर्षक था वो क्या था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कोठारी आयोग का जो शीर्षक था, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कोठारी आयोग का जो शीर्षक था दोस्तों वो क्या था, तो कोठारी आयोग का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखेंगे शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति क्या था, शीर्षक था कोठारी आयोग का। ठीक है, बात करें सुझावों की, तो मैंने आपको कई प्रकार के सुझाव इसके बताए हैं कोठारी आयोग के। जैसे अभी ऊपर आया था क्वेश्चन आपका, प्री प्राइमरी शिक्षा का सुझाव किसने दिया, कोठारी आयोग ने दिया। ठीक है, त्रिभाषिक सूत्र दिया कोठारी आयोग ने। ठीक है, 10+2+3 का सुझाव दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी। अभी ऊपर बताया था कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, कोठारी आयोग से। ठीक है, गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत कब की। ठीक है, गठन किया कब हुआ, 14 जुलाई 1964 को जो है गठन हुआ। ठीक है, कोठारी आयोग का रिपोर्ट कब सौंपी भारत सरकार को, ये पूछा जा सकता है। तो रिपोर्ट कब सौंपी, रिपोर्ट सौंपी 29 जून। ठीक है, 29 जून 1966 को। ठीक है, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, 29 जून 1966। डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए इसका आंसर कीजिए। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता रखा है एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसका गठन कब हुआ आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 1960, 61, 62 या फिर 65। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, याद रखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखेंगे। और गठन कब हुआ 1961 में, और डेट भी याद रखेंगे 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1961 को क्या हुआ, गठन हुआ एनसीईआरटी का। ठीक है, याद रखेंगे। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है अगर आपको पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में मुख्यालय है एनसीईआरटी का, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के कई बार, तो क्षेत्रीय कार्यालय याद रखेंगे कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एनसीईआरटी के जो क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय। तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो है दोस्तों 5 जो है क्षेत्रीय कार्यालय है।
कितने हैं? 5। अब कौन कौन से हैं 5 ये आपको याद रखने हैं। पहला है आपका अजमेर, ठीक है, पहला क्या है? अजमेर हो गया, ठीक है, अजमेर। उसके बाद भोपाल, ठीक है, अजमेर भोपाल, और साथ ही साथ भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, मैसूर और शिलोंग, ठीक है। ये क्या है? एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय है 5। इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय है 5। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपको कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय कितने हैं, ठीक है। ये तो क्षेत्रीय कार्यालय होगी 5। अगर आपको पूछा जाता है कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय, ठीक है, क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय, तो क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय कितने हैं एनसीईआरटी के? तो ये 15 है दोस्तों, 15 है, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एनसीईआरटी के, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, कौन है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। कौन है अभी अध्यक्ष एनसीईआरटी के? प्रोफेसर, नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, सकलानी। तो ये अभी वर्तमान में क्या है? एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति हुई थी दोस्तों 2022 में, ठीक है। अब ये रहेंगे दोस्तों, 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है, तो 2027 तक रहेंगे, ठीक है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना प्रतिवेदन कितने स्तरों में दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में बताया है आपको, गठन कब हुआ, कब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था, और प्रतिवेदन के कितने स्तर थे, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना प्रतिवेदन कितने स्तरों में दिया? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 स्तरों में दिया, तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 स्तर कौन कौन से थे इनको आपने याद रखना है। पहला जो स्तर था वो क्या था, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला स्तर था ज्ञान की सुलभता। क्या था? ज्ञान की सुलभता। क्या था? पहला ज्ञान की सुलभता। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका सृजन, ठीक है, सृजन दूसरा। तीसरा क्या था? तीसरा था दोस्तों, क्या था तीसरा? मैंने आपको बताया था ज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत। चौथा क्या था? चौथा क्या था? मैंने बताया था सेवाएं, ठीक है, चौथा क्या था? सेवाएं। और पांचवा क्या था? पांचवा था अनुप्रयोग, ठीक है, क्या था? अनुप्रयोग। तो ये 5 स्तर आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जब अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा, तो उस समय जो प्रतिवेदन था दोस्तों वो कितने स्तरों में था? 5 स्तरों में था। कौन कौन से थे 5 स्तर? पहला था ज्ञान की सुलभता, दूसरा सृजन, तीसरा ज्ञान के सिद्धांत, चौथा सेवाएं, और पांचवा अनुप्रयोग, ठीक है। ये पांचों स्तर जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में अच्छे से बता रखा है। देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको हम नेशनल नॉलेज कमीशन बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ ये पूछा जाता है। तो इसका गठन हुआ दोस्तों 13 जून 2005, ठीक है, 13 जून 2005 को दोस्तों गठन हुआ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, ठीक है। अध्यक्ष कौन रहे? सैम पित्रोदा, ठीक है, अध्यक्ष कौन रहे? सैम पित्रोदा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 8 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में? 8 सदस्य थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को 4 बार सौंपी, ठीक है, कितनी बार सौंपी? 4 बार। तो कब सौंपी? देखिए
बना कब? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में बना, तो इसने पहला 2006 में दिया, फिर 2007 में दिया, फिर 2008 में दिया और लास्ट कब दिया? 2009 में। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 4 बार सौंपी, 2006, 7, 8 और 9। ठीक है, याद रखेंगे। जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 2009 में सौंपी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रतिवेदन था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, उसका शीर्षक क्या था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रतिवेदन था, ठीक है, प्रतिवेदन जो भारत सरकार को सौंपा, उस प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका शीर्षक था दोस्तों, क्या था शीर्षक? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। क्या था? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है मध्याह्न भोजन MDM यानी कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको कई बार बता रखा है। मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब से हुई? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1995। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों, निम्न में यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय है। तो मैंने आपको बताया था यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, ऑप्शन देखिए, मैसूर, शिलोंग, भोपाल, भुवनेश्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यूजीसी के दोस्तों कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो यूजीसी के 6 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6। ठीक है, तो कौन कौन है? देखिए, भोपाल हो गया पहला। ठीक है, दूसरा बेंगलुरु, भोपाल, बेंगलुरु, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता और पुणे। ठीक है, तो ये देखिए, ये 6 जो हैं क्या हैं? यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? साथ ही साथ दोस्तों आपको यूजीसी से भी फैक्ट याद रखने हैं। और यूजीसी दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। मुख्यालय कहाँ है यूजीसी का? तो मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है यूजीसी का। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे यूजीसी के? प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, ये नाम पहले आया है दोस्तों। ठीक है, पूछा भी गया है, शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, भटनागर। ठीक है, ये कौन थे? ये यूजीसी के दोस्तों प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे, शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, याद रखेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों वर्तमान में कौन है अध्यक्ष यूजीसी के? ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यूजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष यूजीसी के, तो कौन है वर्तमान में अध्यक्ष यूजीसी के? तो नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, एम जगदीश कुमार। तो ये कौन है भी? वर्तमान में यूजीसी के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो यूजीसी एक्ट है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यूजीसी एक्ट है जो, ठीक है, एक्ट यूजीसी का, तो इसको किस देश से लिया गया है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यूजीसी एक्ट को दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस आयोग ने शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन देखिए, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मुदालियर आयोग या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस आयोग ने शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव दिया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में अभी आपको मैंने बताया, नेशनल नॉलेज कमीशन, गठन हुआ 13 जून 2005 को। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसमें 8 सदस्य थे टोटल। ठीक है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 4 बार प्रस्तुत की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, 2006 में, 7 में, 8 में और 9 में। ठीक है, प्रतिवेदन का शीर्षक बताया था मैंने आपको अभी,
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखते हैं। आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, किस आयोग ने हेल्थ डाटा बैंक व इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको डिटेल क्लास में बताया था कि किस आयोग ने हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।